यूएसए एकेडमी में आप तमाम जुड़ने वाले जो हमारे सहयोगी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय सर आज आप लोगों के बीच में 10th क्लास का और 10th के ऊपर क्लास का जो बेसिक क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, तो आज उसका एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ। आप इसका रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा उसमें हम 10th का जो शुरू से होता है आपके पढ़ाई का शेड्यूल, उसको मैं बताऊंगा। तो आप इस क्लास से जुड़े और ये समझें कि ये क्लास कितना महत्वपूर्ण और ये एकेडमी आपके लिए कितना लाभप्रद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा संकेत, क्योंकि जब इस चैप्टर आप बढ़िएगा आगे तो बहुत जगह आएगा संकेत। तो संकेत क्या होता है? संकेत किसी शब्द का संक्षिप्त अक्षर हुआ जो उसके संपूर्ण अक्षर के संपूर्ण नाम के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे अगर मेरा नाम संजय है तो हम उसके लिए एस लिख लेते हैं। मेरा उसके बाद अगर कुमार पड़ता है तो के लिख लेते हैं, लेकिन सिंह को पूरा लिखते हैं। तो वैसे ही रसायन विज्ञान में जो संकेत होता है वो संपूर्ण नाम के बदले में एक संक्षिप्त अक्षर होता है, उसी को संकेत कहा जाता है। संकेत के बाद आप एक शब्द पर आइएगा जिसका नाम है सूत्र। तो सूत्र वो आणविक सूत्र हुआ या रासायनिक सूत्र हुआ, वो क्या बतलाता है? वो ये बतलाता है कि एक अणु में उसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या, नहीं तो अलग अलग परमाणु लिखा जाएगा तो सूत्र वेरिएट कर जाएगा। तो सेकंड जो आता है टर्म, उसमें आता है सूत्र, जिसको आप बोलते हैं फार्मूला। उसी को बोला जाता है आणविक सूत्र, जिसको बोलते हैं आप केमिकल फार्मूला। उसी को बोला जाता है रासायनिक सूत्र, जिसको आप बोलते हैं आप केमिकल फार्मूला। तो सूत्र के बाद हम लोग पुनः चले आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर, और यही आपके चैप्टर का नाम भी है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो पदार्थ एक हो या एक से अधिक पदार्थ हो, वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके, एक दूसरे के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है। और वो जो नया पदार्थ होता है वही प्रतिफल होता है। और ये जो सारी क्रियाएं होती है जिसमें कि आपका कोई अणु टूटता है, उससे जो परमाणु बना उसका फिर से पुनर्संयोजन होता है, और वो फिर से पुनर्संयोजित होकर के जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, और उसी नए पदार्थ का नाम आप प्रतिफल भी देते हैं। और इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और उसके बाद आपका शब्द आ जाता है संकेत। ये रासायनिक समीकरण जो आपको चैप्टर में देख रहे हैं, ये आप चैप्टर देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तब जाके हम पहुंचते हैं रासायनिक समीकरण पे। और रासायनिक समीकरण क्या है? तो उसमें आपको तीन चीज जो आपने शुरू में यूज किया, रासायनिक संकेत, रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र, और रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, तो इसकी मदद से ही आप रासायनिक समीकरण बना पाते हैं। तो ये तीनों शब्द को जानना बहुत जरूरी है। रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जब रासायनिक समीकरण पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर
रासायनिक समीकरण में क्या दोष है, रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है, रासायनिक समीकरण से हमको कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इन सबों का अध्ययन करके तब इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस चैप्टर के लिए आप कुछ बेसिक चीज है फार्मूला बनाना, उसको हम लोग पहले सीखेंगे कि कैसे हम उस फार्मूला को बना सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस क्लास में कुछ ट्रिक दिया गया था, हो सकता है कि आपका क्लास छूट गया हो या आपने उस क्लास को नहीं कर पाया हो, तो मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप उसको एक बार फिर से रिवाइज करें। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं जिससे कि हम फार्मूला कंप्लीट कर लें। तो देखिए हमने एक ट्रिक बताया था आपको, ये लड़का लड़का का बाप स्कूटर कार ना मांगे। लड़का का बाप स्कूटर कार ना मांगे, ये क्या है? एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डर को बताता है कि कौन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कौन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो इसमें तो एक ट्रिक है, लड़का का बाप स्कूटर कार ना मांगे। इसमें लड़का का सेंस मैंने दिया था Li लिथियम, लिथियम का हो गया पोटेशियम, बाप हो गया बेरियम, स्कूटर हो गया स्ट्रांसियम, कार हो गया कैल्शियम, ना हो गया सोडियम, मांगे हो गया मैग्नीशियम। ये एलिमेंट है। और इसी एलिमेंट का आपको कभी कभी देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ता है, इंफॉर्मेशन दे देते हैं आप केमिकल इक्वेशन का। तो वहां पर जो हम ऊपर पर लिखेंगे जिसको सुपर स्क्रिप्ट आप बोलते हैं, तो वहां पर मैं लिखूंगा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास लिथियम 7, पोटेशियम 39, बेरियम 137। तो ये देखिए 137, स्ट्रांसियम 88, कैल्शियम 40, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। ये लिथियम 7, पोटेशियम 39, बेरियम 137, स्ट्रांसियम 88, कैल्शियम 40, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर का भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जब उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको नीचे हम लिख रहे हैं। देखिए जैसे लिथियम है तो 3, पोटेशियम है 19, ये ले लीजिए बेरियम, तो बेरियम हो गया 56, स्ट्रांसियम हो गया 38, कैल्शियम हो गया 20, सोडियम हो गया 11 और मैग्नीशियम हो गया 12। ये नीचे जो मैंने लिखा है वो इसका एटॉमिक नंबर है। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इस चैप्टर में आपको इसका आवेश, इस पर चार्ज जो आता है, चार्ज जिसको आप यहां पर, चूंकि मेटल है तो मेटल के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों बोल सकते हैं। वैलेंसी भी बोल सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेटल होता है जो उसका वैलेंसी होता है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही लगभग वैलेंसी होता है। क्योंकि ये वैलेंसी क्या है? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, आइदर लॉस गेन और शेयरिंग। तो मेटल है तो लॉस कर रहा है, तो जितना लॉस करेगा, जितना उसके पास है लॉस कर सकता है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, वही उसका वैलेंसी भी है, वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही उसका संयोजकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है चार्ज। इसीलिए चार्ज देखिए, लिथियम का चार्ज हो जाएगा 1
और ये बहुत आवश्यक होगा जब फार्मूला आप बनाइएगा, फार्मूला बनाने के लिए एकदम अति आवश्यक है। तो द पॉइंट टू बी नोटेड, लिथियम 1, पोटेशियम 1, बेरियम 2, स्ट्रांसियम 2, कैल्शियम 2, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये ऑल द मेटल्स आप जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व को जब आप फार्मूला लिखते हैं ना तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसका बार बार जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। जैसे देखिए, सपोज अभी बोला गया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बोला गया, अगर हम सल्फेट जान रहे हैं, सपोज सल्फेट का फार्मूला हमको पता है और हमको मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है, तो मैग्नीशियम आप देखिए बोर्ड पर, मैग्नीशियम कहीं मिल रहा है, मिल रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिला, मैग्नीशियम का 2 चार्ज, सल्फेट का 2 चार्ज। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला लिखना रहेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट में लिखे, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, MgSO4। बट इसी जगह बोल देगा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का वैलेंसी ना आप चेक कीजिए, सोडियम का वैलेंसी कहीं मिलेगा आपको, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, आपने लिखा सोडियम, आपने लिखा सोडियम, सल्फेट है उसका लिखा है SO4। इस बार दोनों के वैलेंसी में चेंजिंग है, इस बार सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी आप इस पे देते हैं और इसका वैलेंसी इस पे देते हैं, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है इसलिए दीजिएगा नहीं। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो इस टाइप से इसका आपको बार बार जरूरत पड़ेगा, तो सो इस पॉइंट को आप निश्चित रूप से क्या करें, नोट करें। सेकेंड, इसके बाद जो आता, अब देखिए ये पॉइंट को थोड़ा सा हटाया जाए। अब आइए आप इस पे, तो ये लड़का हुआ, ये हो गया आपका लिथियम, लड़का हो गया, तो ये हो गया आपका लिथियम, ये हो गया आपका लिथियम, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया बेरियम, Sr हो गया स्ट्रांसियम, Ca हो गया कैल्शियम, Na हो गया सोडियम और Mg हो गया मैग्नीशियम। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट सीरीज। ये कौन सा मेटल है, ये मेटल है जो ये केमिकल सीरीज जो है उसमें टॉप में पाया जाता है, टॉप में। अब हम लिखेंगे जो मिडिल में पाया जाता है, मिडिल वाले, तो मिडिल वाला का आप चेक कीजिए, मिडिल वाले में आपका हो जाएगा आलू जब लो नहीं सुनो प्यारे बलम की। यहां पर आलू किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, आलू इंडिकेट कर रहा है एल्युमिनियम। जब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक को, जस्ता को। लो किस चीज को कर रहा है, आयरन को, लोहा को। नहीं किस चीज को कर रहा है, नहीं कर रहा है निकेल को। दोनों किसको कर रहा है, स्टेनम टीन को। और प्यारे बलम किसको कर रहा है, प्लम्बम, शीशा को, ये शीशा को। सेम चीज। अब आइए आप थोड़ा सा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यदि आप आइएगा एटॉमिक
वेट पे, तो एटॉमिक वेट को ऊपर लिख लेते हैं। तो एल्युमिनियम 27 एल्युमिनियम 27, जिंक 65, आयरन 56, निकेल 58, ये 59, और टिन 119, और ये हो गया 207। ये आप देख रहे हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर अगर लीजिएगा आप, एटॉमिक नंबर आप ले लीजिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आप ले लीजिए। तो एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम ले लीजिए 13, जिंक ले लीजिए 30, आयरन ले लीजिए 26, निकेल ले लीजिए 28, स्टेनम ये टीन ले लीजिए 50, और ये पीबी है ये ले लीजिए आप 82। ये हो गया जो नीचे आप देख रहे हैं, ये है इसका एटॉमिक नंबर। अब आ जाइए सीधे वैलेंसी पर, जिसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वैलेंसी जिसका ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो वैलेंसी पर आप आइए, इसके चार्ज को फिर से देखिए आप, चार्ज को, तो चार्ज को देखिए, एल्युमिनियम 3 चार्ज, जिंक 2 चार्ज, आयरन में 2 टाइप का हो जाएगा। इसको आप बोलते हैं एक फेरस और एक बोलते हैं आप फेरिक। तो जो 2 रहता है वो हो गया फेरस, जो 3 रहता है ये हो जाता है फेरिक। इसकी आवश्यकता है, कभी हम लोग फेरस सल्फेट लिखते हैं, कभी फेरिक सल्फेट लिखते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ये फेरस हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे ये एफ ही लिख दिया रोमन न्यूमरल में, पैरेंथेसिस के अंदर 2 लिखा रहता है, और कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि एफ ही लिखा और रोमन न्यूमरल में 3 लिख दिया। तो आप इसको फेरिक पढ़िए, इसको आप फेरस पढ़िए। निकेल का 2 चार्ज, निकेल का 2 चार्ज, फिर स्टेनम के साथ भी सेम बात है। देखिए बता रहे हैं इसको, इसमें भी एक 2 चार्ज जिसको आप बोलते हैं स्टेनस, और इसमें भी एक 4 चार्ज, इसमें भी 4 चार्ज जिसको आप बोलते हैं स्टेनिक। सेम बात प्लम्बम के साथ भी है, सीसा के साथ भी। तो इसका भी देखिए, एक आपका पीबी होता है 2+ और एक पीबी होता है 4+। तो पीबी को आप बोलते हैं प्लम्बस, और पीबी 4 चार्ज जो है इसको बोलते हैं प्लम्बिक, इसको बोलते हैं प्लम्बिक। तो ये वैलेंसी है जिसका हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है जब हम फार्मूला लिखते हैं। लेकिन ये जो मेटल आपका है, ये मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में पड़ता है। अब बहुत सारा ऐसा रिएक्शन पढ़िएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो मध्य में पाए जाने वाली धातु, क्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपर में पाए जाने वाली धातु, क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे पाए जाने वाली धातु, सबका रिएक्शन, सबका रिएक्टिंग कैपेसिटी सबका अलग होता है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि मिडिल में कौन पाया जाता है। यह है क्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में पाए जाने वाली धातु। इसका भी जरूरत आपको फॉर्मूला बनाने में बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको जिंक क्लोराइड के फॉर्मूला की आवश्यकता है। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला जानने के लिए आपको 2 चीज जरूरी है, जिंक का और क्लोराइड का। तो जिंक तो आपके सामने में है, क्लोराइड आपका जो इसके पहले वाला क्लास था या उसमें आप नहीं नोट कर पाएंगे, तो फिर से जो पीरियडिक ग्राफ इस पर दिया जाएगा उसको आप जरूर नोट करें। वहां पर आपको कहीं ना कहीं क्लोराइड मिलेगा, क्लोराइड, यही है क्लोराइड, ये क्लोराइड है वैलेंसी 1। कभी आप फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला में वो 2 चीज का मिक्सचर है, एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों मिल करके आपका साल्ट फॉर्म करता है। जितना आप पॉजिटिव वाला देख रहे हैं सब बेसिक नेचर का है, जितना आप नेगेटिव देखिएगा सब एसिडिक नेचर का है, और दोनों मिल करके आपका साल्ट फॉर्म करेगा।
तो मान लीजिए हमको चाहिए यहां से किसी का भी फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला हमको चाहिए जिंक क्लोराइड का। मैंने जिंक लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेफ्ट ले लिए, क्लोराइड का ये ले लिए, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे। आपको पता है जिंक का वैलेंसी 2, देख लीजिए, क्लोराइड का वैलेंसी 1। वैलेंसी को एक्सचेंज कीजिएगा, एक्सचेंज एक्सचेंज, अदला बदली कर देना, इसको कहते हैं अदला बदली कर देना। तो वैलेंसी एक्सचेंज कीजिए, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं, क्रॉस ओवर कर दीजिए तो जिंक वाला चला गया यहाँ, इसका वैलेंसी 1 है तो 2 इस पर, ये तो बताइए जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnCl2। इसी टाइप से अगर आप इस रेडिकल को पढ़ लेते हैं तो फॉर्मूला बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ना केवल 10 में, ना केवल 9 8 में, बल्कि 11 12 में भी। जैसे जैसे आप अपर क्लास में चलते जाइएगा फॉर्मूला आपको बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड है तो उसमें आएगा आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, माने हाइड्रोजन से नीचे का धातु। हाइड्रोजन से नीचे के धातु में क्या क्या आ जाता है, देखिए हाइड्रोजन तो बॉर्डर बना लेते हैं हम, हाइड्रोजन को तो बॉर्डर बना लिए, क्योंकि इसमें आपका एक ही चीज है, हाइड्रोजन, एक ही चीज इसमें आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये आपका नॉन मेटल, हाइड्रोजन हो गया नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल के लिए पहले आप आ जाइए ट्रिक पे। तो ट्रिक पे क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं हिरबा, क्यों होगा आगे और टीटो। एक सिंबॉलिक ट्रिक है और इसमें किसी व्यक्ति का नाम अगर हिरबा पढ़ रहा है, हीरा पढ़ रहा है तो उसको इसको अन्यथा नहीं लेना है, ये बच्चे को समझाने का एक ट्रिक है। तो इसमें हिरवा इज फॉर क्या हो गया, हाइड्रोजन, और क्यों फॉर कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं होगा, ये हो गया मरकरी, ये हो गया मरकरी हाइड्राइड जायरम, ये आगे हो गया सिल्वर जिसको आप चांदी बोलते हैं, और औरम जिसको आप सोना बोलते हैं गोल्ड, और ये पीटो प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। तो देखिए गए हैं सबका सिंबल। आइए सिंबल पे, तो जहां पर आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया। और हाइड्रोजन जो है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों का रोल अदा करता है। आप पढ़ते होंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं मिला है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। इसकी खासियत अलग है, ये जब जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ तो निगेटिव बिहेव करता है, जब जाता है निगेटिव के साथ तो पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन ये आपका प्लस चार्ज वाला भी मिलेगा और माइनस चार्ज वाला भी मिलेगा। प्लस चार्ज जिस समय मिलेगा उस समय हाइड्रोजन होगा, और जिस समय माइनस चार्ज मिलेगा उस समय हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड। तो इसी टाइप से जब आप कॉपर में आइएगा, कॉपर में, तो कॉपर में ना, कॉपर में फिर आ जाएगा दो टाइप का, कॉपर में दो टाइप का आ जाएगा। क्या, तो कॉपर में एक आ जाएगा आपका Cu+, एक आ जाएगा Cu2+। Cu+ को आप बोलते हैं क्यूपरस और Cu2+ को आप बोलते हैं क्यूपरिक, क्यूपरिक। जहां तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बात है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में आप कहीं भी देखिए, इसका तो दोनों 1 1, इसका ऊपर ले लीजिए तो एटॉमिक मास ये हो जाएगा आपका क्या 36.5, और नीचे आप ले लीजिए, नीचे देखिए 36.5, ये हो गया 29। थोड़ा सा और आइए आप नीचे, तो मरकरी यहां ले लेते हैं, मरकरी,
यहां ले लेते हैं मरकरी, हाइड्रोजन। तो जो मरकरी है इसका वैलेंसी भी 1 होता है और 2 भी होता है, दोनों होता है इसका वैलेंसी 2 भी। बताओ, जिस समय 2 होता है उस समय इसको फिर हम कहते हैं मर्क्यूरिक, और जिस समय 1 होता है उस समय इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। इसकी भी 2 वैलेंसी पाई जाती है। सिल्वर, अब इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का गप करेंगे। एटॉमिक मास को यदि आप ऊपर लिख रहे हैं, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो देखिए एटॉमिक मास इसका 201 और एटॉमिक नंबर 28। उसके बाद आ जाइए सिल्वर पर। सिल्वर में प्रॉब्लम नहीं है, सिल्वर का वैलेंसी 1 ही होता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए गोल्ड पे। फिर गोल्ड के साथ 2 बात, गोल्ड जो है ना, अब इसका एटॉमिक मास 197 और एटॉमिक नंबर 79, लेकिन इसमें भी 2 पाया जाता है, 2। अब क्या क्या 2, देख, तो ये आपका आ जाएगा 1 चार्ज वाला और एक आ जाएगा आपका 3 चार्ज वाला। तो जो 1 चार्ज वाला होता है उसको आप बोल देते हैं औरस, और जो 3 चार्ज वाला होता है उसको आप बोल देते हैं औरिक। इसी टाइप से प्लेटिनम पे आइएगा तो प्लेटिनम फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि इसका एक ही चार्ज होता है, 4 वैलेंसी है। एटॉमिक मास का गप कीजिएगा तो 195 और एटॉमिक नंबर का गप कीजिएगा तो 78। ये है जो इसी का नाम जो है ना, यहां से जो आप नीचे लेके चलते हैं मेटल को, कॉपर, सिल्वर, एयू, पीटी, एचजी, एचजी जो लेकर के आप चले, ये सब मेटल है जो इनर्ट मेटल में काउंट होता है। इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल इसको कहा जाता है। ये सब अक्रिय धातु है, ये सब अक्रिय धातुएं हैं। इसको आप समझ लेने के बाद, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल है, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे की धातु है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया तब तक नहीं करती है जब तक कि इसमें कोई ऑक्सीकारक नहीं मिलाया जाता है। तो वहां आपको समझने में ये ज्यादा हेल्प करेगा। आइए, तो इसको जान जाने के बाद आप आ जाते हैं फिर से अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर पे आ जाते हैं तो चैप्टर में सबसे पहले आपको सुनना पड़ता है अभिकारक। सबसे फर्स्ट वर्ड सुनते हैं आप अभिकारक। अभिकारक कौन होता है? रिएक्टेंट कौन होता है? रिएक्टेंट आप किसको कहते हैं? तो रिएक्टेंट आप उसको कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। और अभिकारक में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, अभिकारक में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, इसका अणु ही पहले परमाणु में टूटता है, वो परमाणु फिर से पुनर्गठित होता है और प्रतिफल का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो अभिकारक जब अभिक्रिया करेगा तो अभिकारक का अणु टूटेगा और फिर से अभिकारक का अणु जुटेगा और जुट करके प्रतिफल का निर्माण करेगा। तो अभिकारक के बाद जो है ना, अभिकारक में ही आप 2 टाइप के अभिकारक का नाम सुनते हैं। एक का नाम सुनते हैं क्रियाधार, एक का नाम सुनते हैं क्रियाधार, जिसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। अभिकारक में प्रतिफल जो बनता है ना, प्रतिफल, वो प्रतिफल क्रियाधार का ही बनता है। शेष एक शब्द आप सुनते हैं अभिकर्मक, एक शब्द आप सुनिएगा अभिकर्मक।
रीएजेंट, रीएजेंट इसकी मात्रा बहुत कम रहती है, ये सिर्फ अभिक्रिया में उसको हेल्प करने के लिए आता है। तो आप ये दो टर्म जानते हैं अभिकारक में। फिर अभिकारक के बारे में मैंने क्या बताया, अभिकारक का अणु ब्रेक होगा, फिर से ये क्या होगा, टूटेगा और बनाएगा प्रतिफल। और जब आप प्रतिफल पे जाइएगा, जब आप प्रतिफल पे जाइएगा, प्रोडक्ट पे जाइएगा, जिसको आप उत्पाद भी कहते हैं, इस पे जाइएगा, तो प्रोडक्ट में भी आपको दो प्रकार का शब्द सुनना पड़ता है। एक का नाम तो आप सीधा प्रतिफल बोलते हैं और एक का नाम बोला जाता है उपफल। इसी में प्रोडक्ट में आप एक नाम सुनिएगा, बाय प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जिस पदार्थ को आप नहीं भी बनाना चाह रहे हैं वो भी पदार्थ बन जाता है, उसी का नाम क्या हो जाता है, बाय प्रोडक्ट। इसी को आप बोलते हैं उपफल। तो प्रतिफल में भी आपको एक प्रकार का शब्द सुनना पड़ सकता है, बाय प्रोडक्ट। और ये अभिकारक और प्रतिफल को जान जाने के बाद ये तो पूरा चैप्टर में आपका छाया हुआ रहेगा। तब आप चल जाइएगा फिर से कि रासायनिक अभिक्रिया हम आप कैसे लिखें, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे आप व्यक्त करें। उसमें आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, रासायनिक समीकरण को लिखने में तीन चीज का, और रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में दो चीज का। संकेत और सूत्र का जरूरत पड़ेगा अभिक्रिया में, और रासायनिक समीकरण लिखने में आपको तीन चीज की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या चीज, रासायनिक संकेत, रासायनिक सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया। तो उसको लिखने के लिए अब आप थोड़ा सा इस एरो साइन पर आ जाइए। अब देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट AQ। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ सिंबल को बताया था, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो देखिए कि आपको हम बताते हैं कि जहां पर मैं फिजिकल स्टेट के लिए लेटर यूज कर रहा हूं S, वो S इज फॉर क्या होता है, सॉलिड। L इज फॉर क्या होता है, लिक्विड। ये सब फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था। G इज फॉर क्या है, गैस। AQ जहां पर मैं दिखाऊंगा वो क्या है, वो क्या है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, वो है एक्वस सॉल्यूशन, चलिए विलियन जिसको बोलते हैं। और ये फिजिकल स्टेट हुआ जिसको आप कहते हैं भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था को दिखाता है। तो जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जिसको आप रख रहे हैं तीर चिन्ह के बाईं तरफ। अब इसमें रिएक्टेंट में दो प्रकार का सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया है। तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया, जिंक पार्टिसिपेट किया, कॉपर सल्फेट पार्टिसिपेट किया, इसी का नाम क्या है, रिएक्टेंट, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। तो आपको जरूरत पड़ा संकेत का, आपको जरूरत पड़ा सूत्र का। आप आ जाइए, इसी का अणु टूटेगा, फिर से गठित होगा। तो ये बाद वाले रिएक्शन में आप पढ़िएगा कि जो जिंक है ना, जिंक अभी तुरंत आपने पढ़ा है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा ना, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो अभी आपने पढ़ा, इसका फायदा आपको यही मिलेगा कि ये जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा। तो देखिए हटा दिया। अब क्या क्या बन जाएगा यहां पर, जिंक सल्फेट। कि जिंक मोर रिएक्टिव था कॉपर से, जिंक मोर रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक आ गया यहां पर और कॉपर हो गया डिस्प्लेस। ठीक है, ये जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ ये सॉलिड है, यही प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ जाएगा।
ये नीचे चला जाएगा। ये कॉपर कम रिएक्टिव था इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। बाद में आप इसी का नाम पढ़िएगा जब मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम के लिए ये जरूरी रहता है, खास करके 10 के बच्चे के लिए, कि रिएक्शन को देख करके आप तुरंत ये बता दें कि किस प्रकार का रिएक्शन। ये अपर क्लास में भी रहता है, रिएक्शन को आप देखें और बता दीजिए कि कौन टाइप का रिएक्शन है। ऐसा कहीं ऑप्शन में दे दिया, बोला ये कौन सा रिएक्शन है, तो बताइएगा ये रिएक्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने एक नमूना दिया, रिएक्शन आपको दिखाया कि देखिए ये रिएक्शन कैसे शो करते हैं। और इस यही जो आपका शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन है 3 चीज का, 2 चीज के हेल्प से, रासायनिक संकेत और सूत्र की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यही हो गया एक रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण है ये आपका प्रोडक्ट है, और ये आपका अभिकारक, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, इसको आप राइट साइड में लिखे हैं। ये हो गया आपका रिएक्टेंट। इस चैप्टर में आप पढ़िएगा कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण से क्या हानि है, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयुक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो इस सब चीजों को बारीकी से जानने के लिए आपको लगातार क्लास को कंटिन्यूड रखना पड़ेगा और आप समय से क्लास को करें। मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को लेकर के फिर से आऊंगा। धन्यवाद।